So New Zealand have won a test match on Indian soil after 1988। करीबन ये ऑलमोस्ट 36 साल बाद न्यूजीलैंड ने इंडिया की सरजमीन पर एक टेस्ट मैच जीता है। एंड इट वाज रियली बीन अ लॉन्ग डे फॉर देम टू विन अ टेस्ट मैच इन इंडिया। और उसके बाद का जो स्टैट है वो ये भी है कि 2013 के बाद सिर्फ न्यूजीलैंड तीसरी टीम है, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बाद सिर्फ तीसरी टीम बनी है न्यूजीलैंड जिसने इंडिया को इंडिया में टेस्ट मैच हराया है। आप इमेजिन कर सकते हो किस तरह से डोमिनेट ओवर द ईयर्स इंडिया कर रहा है एट होम इन टेस्ट क्रिकेट। एंड इट्स रियली अ ग्रेट थिंग फॉर न्यूजीलैंड। और अगर हम बात करें, मतलब इस जीत की बात करो तो एवरी वन इज़ सरप्राइज्ड। मतलब नो वन वाज एक्सपेक्टिंग कि न्यूजीलैंड आकर इस तरह से न्यूजीलैंड को परेशान करेगा और इवन के कम्पीट भी करेगा। लेकिन कम्पीट नहीं किया, जस्ट उन्होंने मैच जीत कर दिखाया है, एक टेस्ट मैच जीत कर दिखाया है अगेंस्ट इंडिया। तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम इसी इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड टेस्ट का रिव्यू करेंगे और बातचीत चर्चा करेंगे थोड़ी सी कि किस किस तरह की परफॉर्मेंस रही है आउट एंड आउट इंडिया की और न्यूजीलैंड की। तो अगर हम बात करें इंडियन पर्सपेक्टिव से तो डिसअपॉइंटमेंट तो आप अगर रिज़ल्ट को देखो तो होगी। मतलब अगर आप टेस्ट मैच हारते हो एक इंडिया जैसी टीम जिसकी रेपुटेशन अब बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है, और एक घर पर टेस्ट मैच हारना उनके लिए मतलब एक सरप्राइजिंग चीज़ लगती है आपको एज ए फ़ैन। लेकिन देन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अगर हम मैच को देखें जिस सिचुएशन से इंडिया ने कम बैक किया, मतलब आफ्टर बीइंग फोल्ड आउट ऑन 46 वहाँ से कम बैक करना और फिर 46 पर आउट होकर अगली टीम से 400 स्कोर भी खा जाना, 350 की जो है वो आपके सर पर लीड भी आ जाए, आपको वो उतारना है उसको और तेज़ खेल कर उतारना है इफ़ यू वांट टू विन दिस टेस्ट मैच। क्योंकि इंडिया के अगर पर्सपेक्टिव से हम देखें चीज़ों को तो एक दिन का तो खेल ज़ाया हो चुका था, अगला दिन न्यूजीलैंड ने खेल लिया पूरा, तो उससे भी जो आगे है वो मतलब उसका तीसरा दिन है जो उसका भी कुछ पार्ट, मतलब मोस्ट ऑफ द पार्ट मैं कहूँगा कि न्यूजीलैंड ने खेल लिया था। तो इंडिया के पास टाइम की भी बहुत कमी थी। ड्रॉ की तरफ अगर जाता तो आई थिंक कुछ रिज़ल्ट शायद कहीं ना कहीं थोड़ा फ़र्क पड़ सकता था, बट इंडिया आई थिंक ट्राइड टू गो टू टू एक्सट्रैक्ट रिज़ल्ट फ्रॉम दिस टेस्ट मैच। 350 की लीड थी, उसका पीछा करते हुए 5 के रन रेट से यशस्वी जायसवाल से लेकर वहाँ ऋषभ पंत तक जो आखिरी बैटर थे, मतलब ऋषभ पंत तो नहीं, उसके बाद केएल राहुल और रविंद्र जडेजा तक थी बैटिंग। लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट जिन प्लेयर्स ने इंटेंट दिखाया या कंट्रीब्यूट किया, वहाँ तक सबका इंटेंट बहुत अच्छा था। इवन के विराट कोहली जो कि एंकोर का काम करते हुए नज़र आते हैं, उन्होंने भी रना बॉल के ऑलमोस्ट खेलते रहे वो अपनी इनिंग्स को। तो इस तरह से फाइट बैक मैं कहूँगा वन ऑफ द बेस्ट फाइट बैक्स थी इंडिया की तरफ से ये। ऑल्दो जीतते नहीं हैं, अगर जीत जाते तो आप कह सकते हो कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट विक्ट्रीज इन टेस्ट क्रिकेट एवर आप कह सकते थे इस जीत को। और ऐसा भी नहीं है कि जीतने की पोजीशन में इंडिया आया ना हो, क्योंकि 408 पर आई थिंक इंडिया हैड जस्ट लॉस्ट 3 विकेट्स और लीड थी जो वो 50 से ऊपर की हो चुकी थी। मतलब आप यू हैड गॉट अ फीलिंग दैट एज एन इंडियन फ़ैन कि अगर वहाँ पर 100 की पार्टनरशिप या 100 रन कहीं ना कहीं से आ जाते, वो जडेजा साथ दे जाते, केएल राहुल साथ दे जाते, या फिर इवन अश्विन साथ दे जाते किसी एक बैटर का, पंत या फिर सरफराज में से, तो रिज़ल्ट आई थिंक डिफरेंट हो सकता था। अगर कहीं ना कहीं 150 से ऊपर का टारगेट होता, 170 प्लस का, या फिर अगर 200 का होता, तो आई थिंक इंडिया इस मैच को अभी भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकता था। हैट्स ऑफ टू सरफराज खान एंड ऋषभ पंत, जिस तरह से उन्होंने प्रेशर में इनिंग्स खेली है। और पहली इनिंग में फ्लॉप होने के बाद, अब मैं ऋषभ पंत की तो हम मतलब जितनी तारीफ़ कर ली जाए कम है। ही इज़ इम्प्रूविंग डे बाय डे और आउट ऑफ द बॉक्स वो चीज़ें कर जा रहे हैं। पहले वो इंजर्ड हुए, फिर उन्होंने कीपिंग नहीं की अगले दिन, और फिर आकर फिर वो 99 स्कोर करना इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। बट लेट्स टॉक अबाउट सरफराज खान। ऐसा ऐसा प्लेयर जो कि डोमेस्टिक में बंच ऑफ रन्स के ढेर लगा देता है। उसको पहले तो 7-8 साल अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलती टीम इंडिया में आने की, फिर मिलती है, कभी खेलता है मैच, कभी नहीं खेलता। तो अब अगर अपॉर्चुनिटी मिली भी है तो शुभमन गिल जैसे टैलेंटेड बैटर, जो कि इंडिया के आप कह सकते हो कि लाडले बैटर हैं इस वक्त, शुभमन गिल, जिनको इंडिया कभी भी किसी भी फॉर्मेट में कोशिश करती है कि ड्रॉप ना किया जाए।
बट उनकी जगह उनको रिप्लेस करते हुए फर्स्ट इनिंग में सेटबैक मिला, 0 पर आउट हुए। लेकिन उसके बाद जब टीम आपकी बहुत मुश्किल सिचुएशन में है, 350 की लीड है सर पर, उस सिचुएशन में इनिंग्स खेलना आकर नंबर 4 पर, आई थिंक दैट्स अ ग्रेट थिंग फ्रॉम सरफराज खान। जो इनिंग्स में मैंने देखा वो थी उनकी ब्रेवरी, मतलब कहीं भी वो डरे नहीं शॉट्स खेलते हुए। मैं देख रहा था जब ही प्लेड शॉट्स, मतलब जब उनको बाउंस थोड़ा सा करते थे न्यूजीलैंड के बॉलर्स, तो वो हिचकिचा नहीं रहे थे, हेजिटेशन नहीं थी उनकी शॉट सिलेक्शन में। वो थर्ड मैन की तरफ जब खेल रहे थे, हालांकि फील्डर भी पॉइंट का पीछे था और थर्ड मैन का पीछे भी फील्डर भी बाउंड्री पर था, लेकिन फिर वो स्टिल उनके दरमियान से गैप कहीं ना कहीं ढूंढ कर निकाल लेते थे। देन स्लिप्स के दरमियान बिटवीन से उन्होंने गैप्स निकाले। तो उनका इंटेंट मुझे बहुत अच्छा नज़र आया। टेक्निकली ही इज़ ऑलरेडी अ वेरी गुड, अ वेरी सॉलिड बैटर। तो अब इंडियन सिलेक्शन कमेटी है, उनके डोर्स पर वो दस्तक दे रहे हैं सरफराज खान। आई डोंट थिंक कि किस तरह से इंडिया इज़ गोइंग टू एडजस्ट हिम। केएल राहुल के लिए भी ये थोड़ी सी आई थिंक हेडेक रहेगी, उनको उन पर प्रेशर रहेगा परफॉर्म करने का, क्योंकि राहुल, शुभमन गिल और सरफराज, इन तीन में से दो ही खेल सकते हैं ऑब्वियसली। तो ये इट्स अ गुड थिंग, पॉजिटिव कंपटीशन है ये, इसमें माइंड नहीं करना चाहिए इंडिया को। देन ऋषभ पंत, जिस तरह की उन्होंने इनिंग्स खेली है, दैट्स ऑल्सो बीन मेमोरेबल, क्योंकि जिस तरह के उन्होंने छक्के लगाए हैं बेंगलुरु में, आई मीन जस्ट माउथ वाटरिंग। बहुत टाइम बाद मैं कहूँगा कि ऋषभ पंत को हमने इस मोड में देखा है, क्योंकि वो उस इंसिडेंट के बाद से ही डिडंट सीम टू बी इन बेस्ट ऑफ हिज टचेज़। लेकिन अब कहीं ना कहीं हमने ग्लिम्पसेस देखी हैं, वो जो प्राइम ऋषभ पंत हम देखा करते थे। एफर्ट अगर हम कहीं ना कहीं देखें तो बॉलिंग में थोड़ी सी मिस क्यों हुई है, क्योंकि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, 3 स्पिनर्स भी थे इंडिया के पास। अगर सीमर्स के लिए विकेट अच्छी थी तो सीमर्स भी थे ऑब्वियसली, बुमराह और सिराज। लेकिन पहली इनिंग्स में आई थिंक जो रन्स इंडिया ने खाए थे वही शायद वजह बनी है उनके मैच हारने की। बुमराह की अच्छी कोशिश थी दूसरे इनिंग्स में, बट टारगेट वाज टू स्मॉल टू डिफेंड। 108 का आई थिंक टारगेट था। तो आप किसी भी टीम, कोई भी ओपोजिशन क्यों ना हो, हर बार आपके पास प्रेशर रहता है हमेशा से, तो वो कभी भी आसान नहीं रहने वाला था इंडिया के लिए डिफेंड करना उस चीज़ को। बट आउट एंड आउट क्रेडिट गोज़ टू न्यूजीलैंड, जिस तरह से उन्होंने फील्डिंग की, ऑल 3 डिपार्टमेंट्स में बहुत अच्छे नज़र आए वो। पहली इनिंग में जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग की, फिर वो बैटिंग में 7 विकेट्स, दे हैड लॉस्ट 7 विकेट्स विद इन नॉट टू मैनी रन्स। जब डे 3 का स्टार्ट हुआ था, डे 4 का, तो उसमें विकेट्स खो दिए थे उन्होंने, लेकिन वो क्रेडिट वहाँ पर जाएगा टीम साउदी और रचिन रविंद्रा। एंड रचिन रविंद्रा प्रूव टू बी अ डिफरेंस इन दिस टेस्ट मैच, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट किया बाय स्मैशिंग 100 फॉलोड बाय अ गुड इनिंग्स विद विलियंग इन सेकंड इनिंग्स। तो वो चीज़ उनको आई थिंक ओवर द लाइन ले गई, क्योंकि अगर वहाँ पर वो लीड ना लेते, इतनी लीड अगर होती वही 200 या 250 की, तो इंडिया के पास ये मैच जीतने का आई थिंक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी उनके पास। देन बॉलर्स ने फिर से दूसरी इनिंग्स में भी अच्छा कम बैक किया, क्योंकि 408 पर जैसा कि मैंने कहा कि 3 ही विकेट्स गिरे थे इंडिया के, लेकिन वहाँ से आकर फिर से बॉलिंग करना, आई थिंक दैट वाज आल्सो अ ग्रेट थिंग। और विलियम और रूक हैं जो, वो न्यूजीलैंड के लिए बहुत बड़ा फाइंड है मैं कहूँगा। उनका होना आकर, मतलब टीम साउदी और मैट हेनरी तो ठीक है, वो हैं, मतलब ये दे आर फाइन बॉलर्स, मतलब विलियम और रूप फूंकी है इस न्यूजीलैंड सीम बॉलिंग अटैक के अंदर। नॉट हैविंग जेमिसन, ट्रेंट बुल्ट नॉट अवेलेबल, ही इज़ ऑलरेडी रिटायर्ड, नील वैगनर ऑल्सो रिटायर्ड। तो वहाँ पर एक ऐसे गन बॉलर का आना आई थिंक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट था, एक्सट्रीमली ज़रूरत थी इसको न्यूजीलैंड की। और आई थिंक विलियम रूट has got a brilliant future, has got a bright future ahead for New Zealand across the formats. So congratulations to New Zealand, and we hope so कि इंडिया कम बैक करे